जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th स्पर्श बुक के पहले चैप्टर यानी दुख का अधिकार चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। सभी मौखिक प्रश्नों, सभी लिखित प्रश्नों एवं जितने भी प्रश्न हैं इस चैप्टर के सभी का आज की इस वीडियो में हम उत्तर देखने वाले हैं। बहुत ही आसान तरीके से एक एक प्रश्न को मैं आप सभी को समझाऊंगा। बस आप सभी लोग वीडियो में अंतिम तक जुड़े रहें और ध्यान से वीडियो को देखते रहें। तो चलिए बिना देरी के हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं और एक एक प्रश्न का उत्तर अच्छे से देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक या दो पंक्ति में दीजिए। ठीक है, एक से दो पंक्ति में हमें उत्तर देना है। तो पहला प्रश्न है कि किसी व्यक्ति की पोशाक को देखकर हमें क्या पता चलता है। तो उत्तर में लिखेंगे कि किसी व्यक्ति की पोशाक को देखकर हमें उसकी सामाजिक स्थिति, अमीरी गरीबी और उसकी रुचियों और व्यक्तित्व आदि के बारे में पता चलता है। कि भाई किसी व्यक्ति के कपड़े देख करके ही, उसके पोशाक को देख करके ही हम समझ लेते हैं कि वो किस लेवल का आदमी है, वो अमीर है या फिर गरीब है, उसकी रुचियां या फिर उसका व्यक्तित्व कैसा है ना। तो ये सब चीज़ आप यहाँ तक लिखेंगे। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है कि खरबूजे बेचने वाली स्त्री से कोई खरबूजे क्यों नहीं खरीद रहा था। तो उत्तर में लिखेंगे खरबूजे बेचने वाली स्त्री से कोई खरबूजे इसलिए नहीं खरीद रहा था क्योंकि उसके जवान बेटे की मृत्यु हो गई थी। उसके जवान बेटे की मृत्यु हो गई थी और लोगों को डर था कि उसके घर में सूतक होने के कारण खरबूजे खरीदने से उनके घर में भी कोई अनहोनी हो सकती है। ठीक है, आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सभी क्वेश्चंस के आंसर का आप लोग स्क्रीनशॉट लेते जाइए ताकि आप सभी को नोट्स बनाने में आसानी हो। तीसरा प्रश्न है कि उस स्त्री को देखकर लेखक को कैसा लगा। तो उत्तर में लिखेंगे उस स्त्री को देखकर लेखक के मन में सहानुभूति और व्यथा का भाव जगा। ठीक है, यानी उस स्त्री को देखे तो वो बहुत दुखी थी, तो लेखक के मन में सहानुभूति और व्यथा जगा। व्यथा का भाव मतलब दुख का भाव जगा। ठीक है, वह उसके दुख को जानना चाहता था। लेखक जो थे उस स्त्री के दुख को जानना चाहते थे, लेकिन उसकी पोशाक के कारण उसके पास जाने और बात करने में संकोच कर रहे थे। ठीक है, बस इतना आप लोग लिखेंगे। चौथा प्रश्न है कि उस स्त्री के लड़के की मृत्यु का कारण क्या था। तो उत्तर में लिखेंगे उस स्त्री के लड़के की मृत्यु का कारण एक सांप का काटना था। वह लड़का खेत में से खरबूजे चुन रहा था जब उसका पैर एक आराम करते हुए सांप पर पड़ गया, जिससे सांप ने उसे डस लिया। ठीक है, इतना आप लिखेंगे। पांचवा प्रश्न है कि बुढ़िया को कोई भी क्यों उधार नहीं देता था। तो उत्तर में लिखेंगे बुढ़िया को कोई भी उधार इसलिए नहीं देता था क्योंकि उसका बेटा मर चुका है और लोगों को लगता है कि वह अब पैसे वापस नहीं कर पाएगी। बुढ़िया गरीब भी है जिससे उधार चुकाने की संभावना और भी कम लगती है, इसलिए लोग बुढ़िया को उधार नहीं दे रहे थे। ठीक है, चलिए अब हम लिखित प्रश्न देखते हैं। सारे मौखिक प्रश्न आपके खत्म हो चुके हैं। तो यहाँ पे लिखित प्रश्न में आपका का नंबर है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 25 से 30 शब्दों में आपको लिखना है। पहला प्रश्न है कि मनुष्य के जीवन में पोशाक का क्या महत्व है। तो मनुष्य के जीवन में पोशाक का बहुत महत्व है। यह न केवल शरीर को ढकने और मौसम से बचाने का काम करती है, बल्कि सामाजिक स्थिति, सम्मान और आत्मविश्वास का भी प्रतीक है। अगर आपके पोशाक अच्छे हैं तो समाज में आपकी स्थिति को भी अच्छा दर्जा मिलेगा, साथ ही आपको समाज में सम्मान भी मिलेगा और आपका कॉन्फिडेंस यानी आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ आप यहाँ पर लिखेंगे। चलिए भाई दूसरा प्रश्न देखते हैं। तो दूसरा प्रश्न है कि पोशाक हमारे लिए कब बंधन और अड़चन बन जाती है। तो उत्तर में लिखेंगे पोशाक हमारे लिए तब बंधन और अड़चन बन जाती है जब हम इसे सामाजिक दिखावे और दिखावटी प्रतिष्ठा का साधन बना लेते हैं। सामाजिक दिखावे के लिए करते हैं या फिर दिखावटी सम्मान पाने के लिए ऐसा करते हैं। ठीक है, जब हम अपने से कम हैसियत वाले व्यक्ति से बात करने में संकोच करते हैं तो पोशाक हमारे और उनके बीच एक दीवार बन जाती है। जो व्यक्ति हमसे कम हैसियत वाला है हम लोग उससे बात भी नहीं करते हैं ना, और यही वजह से ये पोशाक हमारे और उनके बीच एक दीवार बन जाती है, जिससे हम उनके साथ सहानुभूति व्यक्त करने में भी झिझकने लगते हैं। ठीक है, इतना आप लोग लिखेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तीसरा प्रश्न है कि लेखक उस स्त्री के रोने का कारण क्यों नहीं जान पाया। तो लेखक उस स्त्री के रोने का कारण नहीं जान पाया क्योंकि उसकी पोशाक एक बाधा बन गई थी। ठीक है, लेखक एक सभ्य व्यक्ति थे और उस स्त्री की स्थिति को देखकर उसके पास जाने और कारण पूछने में संकोच कर रहे थे। बस इतना आप लिखेंगे। चौथा प्रश्न है कि भगवाना अपने परिवार का निर्वाह कैसे करता था। अब भगवाना कौन था। तो भगवाना उस स्त्री का बेटा था जिसको सांप ने डस लिया था। ठीक है, तो उत्तर में लिखेंगे भगवाना अपने परिवार का निर्वाह शहर के पास 1.5 बीघा जमीन में खरबूजे उगाकर करता था। ठीक है, वह खरबूजे तोड़कर बाजार में बेचता था। कभी कभी वह खुद बाजार जाकर अपने खरबूजे बेचता था और कभी कभी उसकी माँ भी खरबूजे बेचने जाती थी। ठीक है, इतना आप लोग लिखेंगे। पांचवा प्रश्न है कि लड़के की मृत्यु के दूसरे ही दिन बुढ़िया खरबूजे बेचने क्यों चल पड़ी।
तो उत्तर में लिखेंगे कि लड़के की मृत्यु के दूसरे ही दिन बुढ़िया खरबूजे बेचने चल पड़ी क्योंकि उसके घर की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। ठीक है, बेटे की मृत्यु के बाद जो कुछ भी घर में बचा था या जो कुछ भी घर में था वह दान दक्षिणा में खत्म हो गया। भूख से बिलखते बच्चों और बीमार बहू के इलाज के लिए पैसे की ज़रूरत थी, इसलिए उसे खरबूजे बेचने के लिए मजबूर होना पड़ा। ठीक है, इतना आप लोग लिखेंगे स्क्रीनशॉट। छठवां प्रश्न है कि बुढ़िया के दुख को देखकर लेखक को अपने पड़ोस की संभ्रांत महिला की याद क्यों आ गई। ठीक है, तो उत्तर में लिखेंगे संभ्रांत महिला जो अपने पुत्र के शोक में 2.5 महीने तक बिस्तर से उठ नहीं पाई थी। उसकी सेवा में डॉक्टर और नौकर लगे रहते थे। वहीं बुढ़िया को अपने बेटे की मृत्यु के बाद भी खरबूजे बेचने के लिए मजबूर होना पड़ा क्योंकि उसे अपने परिवार का पेट पालना था। तो लेखक दोनों की तुलना करना चाहता था कि एक देखिए दोनों के घर में दुख सेम है, बेटे दोनों के मर गए हैं, लेकिन जो संभ्रांत जो अच्छे घर की महिला है उसने 2.5 महीने तक बिस्तर से उठा नहीं। ठीक है, 2.5 महीने तक बेटे के शोक को मनाया। ठीक है, 2.5 महीने तक दुखी रही। लेकिन जो गरीब घर की स्त्री है उसको जाना पड़ा, काम में है ना, उसको खरबूजे बेचने जाना पड़ा। तो लेखक दोनों की तुलना करना चाहता था। एक को शोक मनाने का अधिकार है जबकि दूसरे को नहीं है, यह सोचकर उसे संभ्रांत महिला की याद आ गई। ठीक है, इतना आप लोग लिखेंगे स्क्रीनशॉट। सातवां प्रश्न है यहाँ पे खा नंबर क्वेश्चन स्टार्ट होता है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 50 से 60 शब्दों में आपको लिखना है। पहला है कि बाजार के लोग खरबूजे बेचने वाली स्त्री के बारे में क्या क्या कह रहे थे, अपने शब्दों में लिखना है। तो उत्तर में लिखेंगे कि बाजार के लोग खरबूजे बेचने वाली स्त्री के बारे में कई प्रकार की बातें कर रहे थे। ठीक है, कोई कह रहा था कि बेटे की मृत्यु हुए पूरा दिन नहीं बीता और यह दुकान लगाकर बैठी है। तो दूसरा कह रहा था कि ये कमीने लोग रोटी के टुकड़े पर जान दे देते हैं और इनके लिए बेटी बेटा क्या है। एक व्यक्ति कह रहा था कि बेटे के मरने पर 13 दिन का सूतक होता है और यह आज ही दुकान लगाकर बैठ गई। ठीक है, इतना आप लोग लिखेंगे। दूसरा प्रश्न है हमारे सामने कि पास पड़ोस की दुकानों से पूछने पर लेखक को क्या पता चला। तो उत्तर में लिखेंगे कि पास पड़ोस की दुकानों से पूछने पर लेखक को पता चला कि खरबूजे बेचने वाली बुढ़िया का 23 वर्षीय जवान बेटा था। उसका बेटा ही घर का कमाने वाला सदस्य था और उसकी मौत सांप के काटने से हो गई। यह सब सुनकर लेखक को बुढ़िया के दुख की गहराई का एहसास हुआ और उसे समझ में आ गया कि वह महिला अपनी गरीबी और दुख के बावजूद अपने परिवार के लिए काम करने के लिए मजबूर है। ठीक है, इतना आप लोग लिखेंगे। चलिए भाई, तीसरा प्रश्न देखते हैं कि लेखक को बचाने के लिए लड़के को बचाने के लिए बुढ़िया माँ ने क्या क्या उपाय किए। ठीक है, तो उत्तर में लिखेंगे कि लड़के को बचाने के लिए बुढ़िया ने बहुत कुछ किया। झाड़ फूंक करवाने के लिए ओझा को बुला लाई, सांप का जहर निकल जाए इसके लिए नाग देवता की पूजा भी की। घर में जो कुछ भी था उसने दान दक्षिणा में ओझा को दे दिया, परंतु फिर भी वह बेटे को बचाने में सक्षम नहीं हुई, बेटे को बचाने में सफल नहीं हुई। चौथा प्रश्न है कि लेखक ने बुढ़िया के दुख का अंदाजा कैसे लगाया। तो उत्तर लिखेंगे कि लेखक ने बुढ़िया के दुख का अंदाजा अपने पड़ोस में पुत्र शोक से पीड़ित एक संभ्रांत महिला की स्थिति को याद करके लगाया। उस महिला को अपने पुत्र की मृत्यु के बाद 2.5 महीने तक बिस्तर से उठना मुश्किल हो गया था और वह हर 15 मिनट में बेहोश हो जाती थी। लेखक ने उस महिला की स्थिति को याद करके बुढ़िया के दुख की गंभीरता को समझा। ठीक है, पांचवा प्रश्न है कि इस पाठ का शीर्षक दुख का अधिकार कहाँ तक सार्थक है, स्पष्ट कीजिए। तो लिखेंगे इस पाठ का शीर्षक पूरी तरह से सार्थक सिद्ध होता है। यह कहानी दिखाती है कि दुख का अनुभव तो हर कोई करता है, लेकिन दुख मनाने का अधिकार हर किसी को नहीं मिलता है। खासकर गरीब और मजबूर लोगों को तो दुख पड़ने पर भी काम पर जाना पड़ता है। ठीक है, चलिए गा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, बोला गया है कि निम्नलिखित के आशय स्पष्ट कीजिए। पहला है कि जैसे वायु की लहरें कटी हुई पतंग को सहसा माने अचानक भूमि पर नहीं गिर जाने देती, उसी तरह खास परिस्थितियों में हमारी पोशाक हमें झुक सकने से रोके रहती है। तो उत्तर में लिखेंगे कि इस कथन का आशय यह है कि जिस प्रकार हवा की लहरें कटी हुई पतंग को तुरंत जमीन पर नहीं गिरने देती, उसी तरह हमारी पोशाक जो है एक खास सामाजिक हैसियत का प्रतीक होती है। जो पोशाक होती है हमारे समाज में हैसियत का प्रतीक है और हमें तुरंत सामान्य लोगों के साथ घुलने मिलने या उनकी तरह व्यवहार करने से रोकती है हमारी पोशाक। ठीक है, चलिए भाई देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है कि इनके लिए बेटा बेटी खसम लुगाई धर्म ईमान सब रोटी का टुकड़ा है, ये कौन से लोग बोल रहे थे। ये लोग मजाक उड़ाने वाले लोग, जो कह लो बुढ़िया बाजार में बैठी थी तो वहाँ के लोग बोल रहे थे, बाजार के लोग। ठीक है, तो उत्तर में लिखेंगे कि यह वाक्य गरीबों के लिए एक व्यंग है।
अर्थात गरीबों के लिए एक मजाक स्वरूप है, जिसका अर्थ है कि गरीबों के लिए उनके पारिवारिक सदस्य एवं धर्म इत्यादि सब रोटी के बराबर है। अर्थात रोटी कमाने के लिए गरीब लोग अपने पारिवारिक सदस्यों की मृत्यु होने पर भी शोक नहीं मनाते हैं, अपितु रोटी कमाने चले जाते हैं। ठीक है, इतना आप लोग लिखेंगे। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने कि शोक करने, गम मनाने के लिए भी सहूलियत चाहिए और दुखी होने का भी एक अधिकार होता है, इसका आशय क्या है? तो उत्तर में लिखेंगे कि यह व्यंग जो है अमीर लोगों के ऊपर है, अमीरी पर है, क्योंकि समाज में अमीर लोगों के पास दुख मनाने का बहुत समय है और सुविधा दोनों होती है। ठीक है, इसके लिए वह दुख मनाने का दिखावा भी कर पाता है और उसे अपना अधिकार समझता है। ठीक है, जबकि गरीब लोगों को तो दुख मनाने के लिए भी समय नहीं होता है, विषम परिस्थितियों में भी उन्हें रोटी कमाने जाना पड़ता है। ठीक है, इतना आप लोग लिखेंगे भाई, इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। यहाँ से आपका ये चैप्टर खत्म हुआ। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के पास शेयर करो। अगला चैप्टर का वीडियो चाहिए तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेक कर लीजिए। मिलेंगे आप सभी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।